अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल। यूनिक एयर कूल एंड सर्विसेज चैनल पे आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एक तजर्बा करना है, और जो तजर्बा करना है, तजर्बा करने से पहले इस डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर की आपको कंडीशन दिखाएंगे अम्पेयर के हवाले से और कूलिंग के हवाले से, क्योंकि जिस भाई की ये रेफ्रिजरेटर है उस भाई का बिल इस एक फ्रिज का 40,000 रुपये बिल आया है। और मेन वजह क्या है? मेन वजह कंप्रेसर का ज़्यादा अम्पेयर लेना है। अब आपके जहन में आ रहा होगा, क्या जितने भी पाकिस्तान में ये वाली फ्रिजें हैं, क्या उनका एक ही कंप्रेसर है, एक ही लोड है? जी तो दोस्तों, आपका जो सवाल है उसका जवाब ये है कि जो भी पाकिस्तान में ये कोका कोला और स्प्राइट के रेफ्रिजरेटर हैं तो इसी कंप्रेसर के साथ डिज़ाइन किए गए हैं। और आपको मेन एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, ये जो चार्जिंग लाइन है ये अभी तक जेन्युइन है। जो कंपनी ने पंच लगाया था ये वही चार्जिंग लाइन है, और जेन्युइन कंप्रेसर है। ए टू ज़ी कंप्लीट रेफ्रिजरेटर जो है ये जेन्युइन है। इसमें जो कंप्रेसर लगा हुआ है R134 का कंप्रेसर है, और जिसके रनिंग अम्पेयर आपको दिखाएंगे, स्टार्टिंग अम्पेयर दिखाएंगे, और सबसे लोएस्ट और सबसे हाई जो अम्पेयर है वो आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मकसद है आपकी नॉलेज में इजाफ़ा करना, और मेरा एक तजर्बा अल्हम्दुलिल्लाह जो इस फ्रिज पे मैंने किया है वो कामयाब साबित हुआ है, और मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिले। तो एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये है कि इस फ्रिज का जो कंप्रेसर है वो जेन्युइन के साथ साथ हाई अम्पेयर पे चलता है। हाई अम्पेयर का मतलब है कि इस जो कंप्रेसर का लोड है वो इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कितने अम्पेयर्स पे चलता है और लो कितने अम्पेयर पे आता है। तो चलिए दोस्तों, आपको रेफ्रिजरेटर स्टार्ट करके दिखाते हैं। इसका जो स्टार्टिंग अम्पेयर है वो दिखाते हैं, और स्टार्टिंग अम्पेयर इस फ्रिज का है जी 3 अम्पेयर से इसने स्टार्ट किया है, और अभी भी आपके सामने ये 2 अम्पेयर पे स्टिल है, और अब ये नीचे आ रही है, और ये कुछ सेकंड के लिए नीचे आ रही है। इसके बाद काफ़ी देर ये स्टिल रही है 2.5 पे, और 2.5 पे काफ़ी देर कंप्रेसर स्टिल रहा है। और इसका जो लोएस्ट पॉइंट है, कंप्रेसर ने अपने जो अम्पेयर्स हैं वो डाउन किए हैं, वो 1.9 अम्पेयर्स थे। अब हमने दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर का कंप्रेसर चेंज करना है, और कंप्रेसर चेंज करने के साथ साथ सबसे पहले जो सेफ्टी है वो आपको बताएंगे कि इसमें किस चीज़ की सेफ्टी है, और दूसरा जो है वो अपने रेफ्रिजरेंट किस तरीके से चार्ज करनी है। तीसरा ये है कि वैक्यूम कैसे करना है, और चौथा और सबसे मेन जो पॉइंट है वो ये है कि सीटीसी से हमने जो फ्लशिंग करनी है वो किस तरीके से करनी है, कितनी करनी है, और कंप्रेसर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, और कंप्रेसर के जो रनिंग पॉइंट्स में होंगे इंशाल्लाह, अम्पेयर्स में नहीं होंगे, वो कितने हैं। तो इन सभी बातों को जहन में रखते हुए अब आपको प्रैक्टिकल की तरफ लेके चलते हैं कि ये जो रेफ्रिजरेटर, डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर इसको कहते हैं, कि अगर हमने इसका काम स्टार्ट करना हो या इसको किसी भी तरीके से कंप्रेसर को या इसके फ़ैन को चेक करना हो तो हम इस पे वर्किंग किस तरीके से करेंगे। जी तो दोस्तों, आपने इस फ्रंट डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर के आपने सामने बैठना है, और इसके सामने जो ट्रे लगी हुई है, इस ट्रे को 2 स्क्रू लगे होते हैं, वो स्क्रू राइट और लेफ़्ट साइड पे होते हैं। इन दोनों स्क्रू को खोलने के बाद आपने ट्रे को अपनी तरफ खींच लेना है। ट्रे को बाहर निकालने के बाद अब आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक या अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस रेफ्रिजरेटर पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने आपको एक एक पॉइंट इसलिए दिखाया है ताकि अगर आप सेम मेरे प्रोसेस के मुताबिक काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं पेश आएगा, और आप बड़ी आसानी से इसका जो कंप्रेसर है वो चेंज करेंगे। और एक एक पॉइंट दिखाने का मकसद भी यही है। तो दोस्तों, अब हमने क्या करना है, इसका जो कैपरी का जो पॉइंट है वो हमने प्लास की मदद से यहाँ से हमने इसको तोड़ना है,
ताकि इसकी जो पहले वाली रेफ्रिजरेंट है वो रेफ्रिजरेंट निकालेंगे, क्योंकि हमने रेफ्रिजरेंट के साथ साथ इसकी फ्लशिंग भी करनी है और इसकी जो रेफ्रिजरेंट है, इसका जो कंप्रेसर है, वो दोनों चीज़ें चेंज करनी है। पहले वाली जो गैस है वो हमने कैपिलरी ट्यूब का जो पंच है वहाँ से किसी भी चीज़ से, प्लास वगैरह से या किसी पेपर कटर की मदद से इसको तोड़ेंगे, और तोड़ने के बाद अब हमने पहले वाली जो रेफ्रिजरेंट है वो वेस्ट करनी है, और वेस्ट इस तरीके से करनी है कि आपकी स्किन के ऊपर या आँखों वगैरह के ऊपर रेफ्रिजरेंट ना पड़े। बड़ी सेफ्टी के साथ, बड़े ही तहफ़्फ़ुज़ के साथ इसको तोड़ेंगे। तोड़ने के बाद अब इसके बाद हम चार्जिंग लाइन का जो पॉइंट है, चार्जिंग लाइन जो है वो तोड़ेंगे और तमाम रेफ्रिजरेंट को वेस्ट करेंगे। वेस्ट करने के बाद अब हमने यूनिट को देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक के सारी रेफ्रिजरेंट निकल जाए। इसके बाद हमने कंप्रेसर को बाहर निकालना है और यूनिट की फ्लशिंग करनी है। फ्लशिंग दोस्तों किस तरीके से करनी है ये मैं आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। मेरी माशाल्लाह पहले भी वीडियो है जिसमें मैं डीप फ्रीज़र में मैंने ये इन्वर्टर कंप्रेसर डाला, लो एम्पेयर लो वोल्टेज और नॉइसलेस कंप्रेसर है। इसके बाद एक रेफ्रिजरेटर में डाला है और माशाल्लाह वो चल रहे हैं, और उनकी जो परफॉर्मेंस है वो R134A की निस्बत, क्योंकि ये RX600 का कंप्रेसर मैंने इंस्टॉल किया है, तो इनकी कूलिंग के हिसाब से, इनके एम्पेयर्स के हिसाब से, नॉइसलेस होने की वजह से ये 34 नंबर से बहुत अच्छे कंप्रेसर हैं। दोस्तों आपने जब भी कंप्रेसर चेंज करना है, R134A की जगह R600A कंप्रेसर इंस्टॉल करना है, तो आपको एक तो गैस चेंज करनी पड़ेगी, दूसरा मेजर जो पॉइंट है, मेन पॉइंट है वो ये कि डीप वैक्यूम करना पड़ेगा, और तीसरा ये है कि ये फ्लेमेबल गैस है R600A, तो फुल सेफ्टी के साथ आपने काम करना है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्रेसर चेंज कर लिया है, और कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया था, वो मैं आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक दे दूंगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो मैंने कंप्रेसर न्यू इंस्टॉल किया R600A का, और इसके बाद तमाम जो जॉइंट्स वगैरह वो लगा लिए हैं, और अब हमने रेफ्रिजरेटर को प्रेशर देना है। अब आप सोच रहे हैं कि जी रेफ्रिजरेटर को प्रेशर कितना देना है, तो दोस्तों इसकी पाइप्स लाइंस मोटी होने की वजह से हमने कंप्लीट यूनिट को 100 प्रेशर देना है, और इसके बाद जो हमने जॉइंट्स लगाए हैं उनकी तसल्ली से लीकेज चेक करनी है, और लीकेज चेक करने के बाद यूनिट को वैक्यूम पे लगाना है। जैसा कि वीडियो में मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, इसका मैंने जो प्रेशर दिया है वो तकरीबन कोई 85 के करीब है। 100 भी दे लेंगे तो कोई मसला नहीं है। तो 85 प्रेशर देने के बाद अब हमने लिक्विड से, किसी भी सोप वगैरह से, झाग से अच्छे तरीके से कंप्लीट जो हमने जॉइंट्स वगैरह लगाए हैं इनकी लीकेज चेक करनी है, और लीकेज चेक करने के बाद अब आपके जहन में आ रहा होगा जी वैक्यूम कितनी देर करना। तो दोस्तों डीप वैक्यूम का मतलब है हमने कम से कम भी यूनिट को आधा घंटा वैक्यूम पे लगाना है, और आधा घंटा वैक्यूम पे लगाने के बाद गैस किस तरीके से हमने चार्ज करनी है वो भी आप इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपके जहन में आ रहा होगा क्या वाकई ही एम्पेयर्स का फ़र्क है, और क्या ये कंप्रेसर जो है हमने डाला है ये R134A की जगह अपना काम करेगा। तो दोस्तों माशाल्लाह मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इस रेफ्रिजरेटर के ऊपर। पहले मैंने जो R600A इंस्टॉल किए हैं वो डीप फ्रीज़र और फ्रिज वगैरह में इंस्टॉल किए थे, तो माशाल्लाह बेहतरीन चल रहे हैं। उनके एम्पेयर्स की बात की जाए तो बेहतरीन है, और अगर कूलिंग की बात की जाए तो ओवरऑल ओके रिज़ल्ट रहा है। तो अब मैंने R134A का कंप्रेसर डालना ही छोड़ दिए हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के हवाले से अगर बात की जाए तो R134A का जो बिल है वो R600 की निस्बत डबल होता है। तो दोस्तों हमने कंप्लीट रेफ्रिजरेटर की जो हमने जॉइंट्स लगाए थे लीकेज चेक कर लिया है। अब टाइम आता है जी जो हमने प्रेशर दिया है इसको डिस्चार्ज करना है, और डिस्चार्ज करने के बाद यूनिट को वैक्यूम पे लगाना है। तो चलिए अब हमने इसका जो प्रेशर है
ये डिस्चार्ज करना स्टार्ट कर दिया है। इसके बाद हमने फ्रिज को वैक्यूम के ऊपर लगाना है और वैक्यूम हमने करना है जी आधा घंटा। और जब भी आपने R601 का काम करना है या R134 का काम करना है, जो आपने जॉइंट्स लगाए हैं इनको अच्छे तरीके से चेक करें। और इसके बाद गेज लाइंस की जो साइड्स हैं, जो नोज़ल्स हैं, इनको अच्छे तरीके से टाइट करें ताकि आपका जो वैक्यूम है वो 100% कंप्लीट हो, ओके हो। तो दोस्तों हमने यूनिट को वैक्यूम पर लगा लिया है और अब आपको हम एनालॉग दिखाएंगे। एनालॉग जो सुई है वो अभी 0 के ऊपर है और आधे घंटे के बाद भी आपको वैक्यूम का जो रिज़ल्ट है वो दिखाएंगे कि सुई कहाँ तक होती है। और एक और चीज़ आपके जहन नशीन करता जाऊँ दोस्तों कि जो R134 है उसका जो रनिंग प्रेशर है वो 0 से ऊपर होता है और R601 का जो रनिंग प्रेशर है वो वैक्यूम पे ही तैयार होती है जी। तो हमने यूनिट को वैक्यूम पे लगाया हुआ है और अभी हमने यूनिट को वैक्यूम पे लगा के आधे घंटे के लिए छोड़ देना है और आधे घंटे के बाद का जो रिज़ल्ट है वो भी मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ ताकि आपके जहन नशीन एक एक बात हो जाए और जब आप यूनिट पे काम करें तो आपको कोई भी मसला ना हो। तो दोस्तों जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि वैक्यूम की जो सुई है वो बिल्कुल वैक्यूम वाली 0 पे पहुंच गई है और अब हमने यूनिट को वैक्यूम कंप्लीट होने के बाद गैस का जो अमल है वो किस तरीके से स्टार्ट करना है, गैस की जो स्टार्टिंग पोजीशन है, गैस का जो स्टैंड प्रेशर है वो कितना रखना है, रनिंग प्रेशर कितना रखना है और यूनिट को गैस चार्ज करने से पहले गेज लाइंस की जो पर्चिंग है वो किस तरीके से करानी है। पर्चिंग का मतलब है जो लाइंस के अंदर एयर मौजूद है, इस एयर को हमने किस तरीके से निकालना है, ये भी हम आपको अभी दिखाएंगे जी। तो दोस्तों अब हमने यूनिट को वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद गेज वगैरह ऑफ़ करनी है और उसके बाद हमने एक लाइन गेज के साथ लगा देनी है और दूसरी जो लाइन है वो R601 का जो सिलेंडर है उसके ऊपर लगा देनी है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि लाइन की जो पर्चिंग है, जो फ्लैशिंग है, लाइन के अंदर से एयर को निकालना क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आप लाइन को फ्लैश नहीं करेंगे, लाइन में से एयर नहीं निकालेंगे तो आपका जो कंप्रेसर है, आपकी जो रेफ्रिजरेंट चार्ज करेंगे उसके अंदर फ्रिज में या एसी में अगर एयर चलेगी तो आपका जो कंप्रेसर है एक तो उसके एम्पेयर बढ़ जाएंगे, दूसरा उसकी कूलिंग में फ़र्क आएगा। तो दोस्तों हमने थोड़ा सा सिलेंडर खोलना है, हल्की सी गैस यहाँ से चार्जिंग लाइन के साथ से डिस्चार्ज कर देनी है और जैसे ही गैस हल्की सी डिस्चार्ज करेंगे दोबारा लाइन को टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि जी सिलेंडर को फुल खोल देना है और यहाँ से चार्जिंग लाइन है उसका जो स्प्रिंडल है वो फुल खोल देना है ताकि यूनिट के अंदर गैस चली जाए। और यूनिट के अंदर गैस का जो प्रेशर होना चाहिए इस फ्रंट डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर के ऊपर वो तकरीबन आपका स्टैंड प्रेशर 40 के करीब होना चाहिए। वैसे अगर आप फ्रिज में या डीप फ्रीज़र में गैस चार्ज करते हैं R601 तो आपका जो स्टैंड प्रेशर है वो तकरीबन 30 और 35 के करीब होना चाहिए। तो दोस्तों आपके सामने हमने लाइन को पर्चिंग कराया है, इसके बाद हमने अब यूनिट को स्टार्ट करना है और यूनिट के स्टार्टिंग एम्पेयर वो भी आपको दिखाएंगे और रनिंग एम्पेयर्स वो भी आपको दिखाएंगे। तो चलिए अब हम रेफ्रिजरेटर को स्टार्ट करते हैं जी। तो दोस्तों आपको स्टार्टिंग टार्क भी अभी दिखाएंगे। ये आपके सामने यूनिट ने जो स्टार्टिंग टार्क लिया वो तकरीबन हल्का सा -3 एम्पेयर्स पे स्टार्ट लिया और उसके बाद रेफ्रिजरेटर के जो एम्पेयर्स हैं वो साथ साथ डाउन होते जा रहे हैं और जैसे जैसे रेफ्रिजरेटर के एम्पेयर्स डाउन होंगे वैसे वैसे ही आपने रेफ्रिजरेटर को रेफ्रिजरेंट चार्ज करनी है। और रेफ्रिजरेंट चार्ज करने के साथ साथ एक चीज़ आपको और बताता चलूँ, कभी भी आपने एम्पेयर मीटर के बगैर किसी भी मशीन, किसी भी रेफ्रिजरेटर, एसी वगैरह या डीप फ्रीज़र वगैरह में गैस चार्ज नहीं करनी, क्योंकि अगर इन केस कोई प्रॉब्लम भी होता है तो आपको कम से कम एम्पेयर से आइडिया हो जाएगा कि यूनिट के जो एम्पेयर्स हैं वो ज़्यादा तो नहीं आ रहे या कम तो नहीं आ रहे, तो इसकी कोई वजह तो नहीं। अगर आपको यूनिट
चौक होता है तो फिर भी आपको एम्पेयर से आइडिया हो जाता है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह हमने यूनिट को स्टार्ट कर दिया है। उसके बाद यूनिट में गैस चार्जिंग करना स्टार्ट कर दिया है। अब हम यूनिट को आहिस्ता आहिस्ता से गैस चार्ज करेंगे और ताकि हमारी जो रेफ्रिजरेंट है वो ओवर चार्ज ना हो जाए। तो आपके सामने अभी जो यूनिट के एम्पेयर्स हैं वो सिर्फ 0.34 यहाँ पे ही स्टील है, क्योंकि यूनिट में अभी रेफ्रिजरेंट का जो प्रेशर है वो कम है। अब हमने दोस्तों जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो ज़्यादा किया है, तो अब आपको प्रेशर जो है वो चेक करवाते हैं और उसके साथ साथ रनिंग जो एम्पेयर्स हैं वो आपको चेक करवाते हैं। तो दोस्तों फाइनली हमारा जो यूनिट है ये रेडी है और हमारी जो रेफ्रिजरेंट का प्रेशर है वो है तकरीबन 0। वैक्यूम में ही रेडी हो जाती हैं ये। और इसके बाद अगर एम्पेयर्स की बात की जाए तो 0.8 हैं और माशाल्लाह 0.8 पे ही ये स्टील है और ये तैयार हो चुकी है। अब हमने फ्रिज के हवाले से आपको माशाल्लाह पूरी वीडियो दिखाई है, आप किस तरीके से किसी भी फ्रंट डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर को ये कंप्रेसर डाल सकते हैं। और इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें थी वो भी आपको दिखाई हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और क्या क्या चीज़ों की एहतियात करनी है, वैक्यूम कितना करना है, कितने पॉइंट्स पे तैयार होनी चाहिए, फ्लशिंग किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी और इसी तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और पास दिए गए बेल आइकन पर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहें और आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो सके। जी तो दोस्तों अब टाइम आ चुका है, हम आपको दोनों जो कंप्रेसर हैं उनका डिफरेंट दिखाएं। ये जो R134A का कंप्रेसर पहले लगा हुआ था, इसके जो रनिंग एम्पेयर्स थे वो थे तकरीबन 2.5 और एंड जो लास्ट जो डाउन एम्पेयर्स है वो 1.9 थे। हमने जो कंप्रेसर इंस्टॉल किया है ये 1 एम्पेयर से स्टार्ट होता है और इसके जो लोवेस्ट पॉइंट हैं वो हैं 0.8। तो दोनों कंप्रेसर में अगर कूलिंग की बात की जाए तो दोनों कंप्रेसर माशाल्लाह ओवरऑल ओके चलते थे। अब जो हमने नया कंप्रेसर इंस्टॉल किया है, एक तो इसकी कूलिंग क्विक है, सेकंड इसमें नॉइसलेस कंप्रेसर है और थर्ड जो है वो ये फ़ायदा है कि कंप्रेसर की लाइफ R134 की निस्बत ज़्यादा है। और अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो दोनों कंप्रेसर में 1 एम्पेयर का फ़र्क है और 1 एम्पेयर आपको पता है माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा लोड होता है, क्योंकि पहले 2.5 था और अब हमने जो कंप्रेसर इंस्टॉल किया है इसके जट्स 0.8 पॉइंट्स हैं, एम्पेयर नहीं हैं, तो तकरीबन कोई 1.25 एम्पेयर का फ़र्क है। और आम अगर ज़बान में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें यह है कि अगर ये कंप्रेसर 2 चलें और R134A का कंप्रेसर 1 चले तो 2 कंप्रेसरों के बराबर 1 कंप्रेसर है। तो माशाल्लाह अब हमने इंस्टॉल किया है, इसकी कूलिंग माशाल्लाह बेहतरीन है, ओवरऑल ओके है, नॉइसलेस कंप्रेसर है। तो अगर आप अपनी फ्रिज में ये कंप्रेसर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, डीप फ्रीज़र में ये कंप्रेसर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं, या अगर हमारे जो दुकानदार हजरात हैं वो इस रेफ्रिजरेटर में ये वाला कंप्रेसर इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो बिला झिझक इंस्टॉल कर सकते हैं। और जो मैकेनिक हजरात हैं वो अगर इस फ्रिज के ऊपर काम करना चाहते हैं तो मेरी वीडियो से वो सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कंप्लीट प्रोसेस को अल्हम्दुलिल्लाह पूरा किया है और माशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट है। अब बारी आती है जी, बातें तो सारे करते हैं कि प्रैक्टिकल कोई हमें दिखाए, तो प्रैक्टिकली दोस्तों मैं लास्ट में ये छोटा सा क्लिप आपको बना के दिखा देता हूँ जिसमें हम आपको फ्रंट डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर की कूलिंग चेक करवाएंगे कि क्या हमने जो बातें की हैं वो सच हैं, क्या हमने जो इसके जो रनिंग एम्पेयर्स के हवाले से आपको एक एक चीज़ समझाइए क्या वो सच है। तो चलिए हम आपको लाइव वीडियो दिखाते हैं कि क्या वाकई ही जो मेरी बातें हैं, जो मेरा काम है, इनमें कुछ सच्चाई है या नहीं। चलो जी, तो दोस्तों हमने जो काम किया है वो इस फ्रंट डिस्प्ले रेफ्रिजरेटर पे काम किया है। अब मैंने आपको लाइव डेमो दिखाना, ये हमने तकरीबन चलाई हुई है 1 घंटे से और पानी माशाल्लाह इसने बेहतरीन यक कर दिया है, ये देखो ठंडा कर दिया है और ठीक यक है, ठीक है। इसके बाद ये देख लें, हम दिखाएँगे आपको, ये देखेंगे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है आज, फिर भी आम की निस्बत, आम दिनों की निस्बत ये देख लें माशाल्लाह इसकी कूलिंग
ये फ़र्क चेक करें ऊपर वाला और नीचे वाला, और माशाल्लाह ये बेहतरीन है। अब हमने क्या करना है जी, इसकी जो बैक साइड है वो आपको दिखाते हैं। ये अभी फ्रंट देख लें, यहाँ पे नमी है और ये देखें, और यहाँ पे हमने जो हाथ से सफाई की माशाल्लाह कूलिंग के हवाले से ये बेहतरीन है। और इसकी रिटर्न की बात की जाए तो मैं अब आपको इसकी जो बैक साइड पे लेके चलता हूँ और रिटर्न दिखाता हूँ। ये देखें, जैसे ही ये रेडी होगी तो इसके यहाँ पे आइस आना शुरू हो जाएगी। तो माशाल्लाह ये बेहतरीन ओवरऑल तैयार हो चुका है।